शताब्दी का प्रारंभिक फ्रांस एक समकालीन कालीन यूरोप था। मध्ययुगीन धार्मिक प्रभुत्व टूट रहा था, पूर्ण जागरण का प्रभाव बढ़ रहा था। विज्ञान, खगोल, चिकित्सा और दर्शन को लेकर समाज दो ध्रुवों में बंटा था। एक ओर चर्च का भय था तो दूसरी ओर ज्ञान की भूख। इसी कालखंड में दक्षिणी फ्रांस से सेंट रेमी द प्रवेश नामक छोटे से नगर में एक बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर इतिहास की सबसे रहस्यमय हस्तियों में गिना जाता है। दिसंबर 1503 में जन्मे इस बालक का नाम रखा जाता है मिशेल द नास्त्रदाम। उनका परिवार यूदोही मूल का परिवार था, जिसके सामाजिक और धार्मिक दबाव के कारण कैथोलिक धर्म अपना लिया था। यह परिवर्तित केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन रक्षा की रणनीति भी थी। उनके नाना जीन द सेम रोमी स्वयं एक विद्वान थे, खगोल, गणित और शास्त्रीय ग्रंथों के ज्ञाता। यही व्यक्ति मिशेल के जीवन की दिशा तय करती है। बचपन में मौन, निरक्षर और स्मृति शक्ति का ज़्यादा होना। मिशेल का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वह कम बोलता था पर बहुत देखता था। उसकी स्मरण शक्ति असमान थी। एक बार सुनी थी, एक बार देखी गई आकृति उसे वर्षों तक याद रहती थी। नाना ने उसे लैटिन और ग्रीक भाषा सिखानी शुरू कर दी थी। बालक मिशेल ने जल्द ही खगोल, नक्षत्रों के नाम, ग्रहों की चाल, प्राचीन यूनानी चिकित्सा सिद्धांत याद करने शुरू कर दिए थे। उस समय बच्चे जब खेलते थे, मिशेल आकाश देखता, ग्रहों की स्थिति नोट करता, समय और घटनाओं का संबंध ढूंढने की कोशिश करता। प्रारंभिक असामान्य अनुभव, परिवार के दस्तावेज और बाद में लेखों में उल्लेख मिलता है कि किशोर अवस्था में मिशेल को अजीब स्वप्न आते थे। वे स्वप्न सामान्य नहीं थे। इसमें शहर जलते हुए, लोग बीमार पड़ते हुए, राजा गिरते हुए दिखाई देते थे। उस समय इन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया, पर मिशेल स्वयं इन्हें याद रखता था। 1518 से 1520 के मिशेल की आणविक विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां उन्होंने चिकित्सा पढ़नी शुरू कर दी। उस समय चिकित्सा का अर्थ था रक्त, मुंडक, जड़ी बूटियां, ग्रहों के प्रभाव के अनुसार उपचार। मिशेल यहाँ भी अलग था। वह केवल किताबें नहीं पढ़ता था, रोगियों को देखता था, रोग बढ़ने के पैटर्न समझता था, मौसम, स्थान और बीमारी के बीच संबंध खोजता था। प्लेग और जीवन का पहला आघात। 1520 के दशक में फ्रांस में प्लेग महामारी फैली। मिशेल ने देखा कि डॉक्टर धार्मिक प्रार्थनाओं पर अधिक निर्भर हैं, वास्तविक स्वच्छता पर नहीं। उसने प्रारंभिक तरीकों को चुनौती दी, साफ यानी खुले वातावरण, जड़ी बूटियों से प्रतिरोध शक्ति बढ़ाना। पर इस महामारी से उसकी पत्नी, उसके 2 छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना मिशेल के जीवन पर मोड़ थी, मौन साधना और भटका। परिवार खोने के बाद मिशेल वर्षों तक भटकता रहा। वह फ्रांस, इटली और आसपास के क्षेत्रों में घूमता रहा। इस काल में उसने प्राचीन यूदही ग्रंथ, हर्मेटिक दर्शन सीखा, खगोल और भविष्य संकेतों पर गंभीर अध्ययन किया। यही से चिकित्सा और ज्योतिष उसके लिए अलग अलग विषय नहीं बल्कि एक ही ज्ञानधारा बन गए। भविष्य का बीज। यही वह समय था जब मिशेल ने यह महसूस किया कि घटनाएं आकस्मिक नहीं होती। समय स्वयं एक संरचना है। वह रातों को जल में भरे कटोरे के सामने बैठता, दीपक की लौ देखता, ध्यान की अवस्था में जाता। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं थी बल्कि ध्यान और अवचेतन विश्लेषण का मिश्रण था। 1530 ईस्वी के बाद मिशेल द नास्त्रदाम के जीवन में आंतरिक पूर्ण निर्माण का काल था। पत्नी और बच्चों की मृत्यु के बाद उन्होंने ना तो संन्यास लिया और ना ही स्वयं को समाज से अलग किया। उन्होंने ज्ञान को ही अपना आश्रय बनाया। यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने यूनानी चिकित्सा, पांडुलिपियां, युद्धही, कब्बाला से जुड़े ग्रंथ, अरबी खगोल शास्त्र, रोमन इतिहास का अध्ययन किया। यह भटकाव बाहरी नहीं था, यह एक ज्ञान यात्रा थी, चिकित्सा से आगे की ओर। नास्त्रदाम ने अनुभव किया कि महामारी केवल लोग नहीं होती, वह समय और समाज की बीमारी भी होती है। उन्होंने नोट किया कि युद्ध के समय रोग बढ़ते हैं, भय और अफवाह बीमारी को तेज करते हैं,
शासकों के निर्णय जनस्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यहीं से उनका ध्यान केवल शरीर से हटकर समय, सत्ता और मानव व्यवहार पर गया। लगभग 1540 ईस्वी के आसपास नास्तिदमन फ्रांस के सैलोन दे प्रावेश नगर में अस्थायी रूप से बसे। यह नगर व्यापार, विद्वानों और विचारों का केंद्र था। यहीं उन्होंने एक छोटी औषधालय खोली, जड़ी बूटी की दवाई बनाई, प्लेग के समय व्यवहारिक चिकित्सा अपनाई। उनकी खासियत यह व्यवहारिक और तर्कशील चिकित्सा के रूप में फैल गई। इस काल में उन्होंने एनी पासनर्ड से विवाह किया, जिनसे जीवन में स्थिरता लेकर आए। उनके यहाँ 6 बच्चे हुए। एक सामान्य गृहस्थ जीवन स्थापित हुआ, पर यह अस्थिरता केवल बाहरी थी। भीतर नास्तिदमस का मन निरंतर विश्लेषणों में डूबा रहता था। रात्रिकाल साधना और अध्ययन। नास्तिदमस दिन में चिकित्सक थे, पर रात में वे एकांत में बैठते थे, दीपक जलाते थे, जल में भरे पात्र के सामने ध्यान करते थे। इस प्रक्रिया का वर्णन बाद में लेखकों ने किया, पर स्वयं नास्तिदमस ने इसे कभी चमत्कार नहीं कहा। उनके अनुसार ध्यान मन की भविष्य को देखता है। ध्यान मन के समय के पैटर्न समझने योग्य बनाता है। खगोल और इतिहास का संयोजन। उन्होंने एक अनोखी पद्धति चिकित्सा की, ग्रहों की चाल, अतीत की घटनाएं, वर्तमान की राजनीति, इन तीनों को एक साथ रखकर संभावित भविष्य की रेखाएं खींचते थे। यह भविष्यवाणी नहीं बल्कि सम्यक्ता विश्लेषण था। 1540 के दशक में नास्तिदमस ने वार्षिक अलमैन सीखना शुरू किया। इन अलमैनों को मौसम का भविष्य, फल का संकेत, सामाजिक अशांति के अनुमान लिखे जाते थे। यह पहली बार लोगों ने देखा कि कई अनुमान सटीक बैठ रहे हैं, घटनाएं संकेतों के अनुसार घट रही हैं। उनकी ख्याल थी और चिकित्सा आगे बढ़कर भविष्य विश्लेषण के रूप में फैल रही है। भाषा को रहस्य रखने का निर्माण। नास्तिदमस ने जानबूझकर अपनी भाषा अस्पष्ट, प्रतीकात्मक, बहुअर्थिक रखी। इससे पीछे कारण स्पष्ट था। चर्च की निगरानी, धार्मिक न्यायालय का भय, भविष्य की बात कहने वाला अत्याचार। उन्होंने समझा लिया कि सीधी भाषा मृत्यु को बुला रही है। पहली आंतरिक जैसी विख्यातियां नहीं फैली थी। नास्तिदमस ने इन सब का उत्तर मौन से खोजा। 1545 ईस्वी से 1547 ईस्वी के बीच नास्तिदमस ने यह निर्णय किया कि वास्तविक अक्लमन पर्याप्त ही नहीं है, समय को दीर्घ दृष्टि से देखना होगा। यहीं से उनके मन में एक ऐसे ग्रंथ का विचार आया जो सदियों तक पढ़ा जाए, सीधे ना बोले पर संकेत दे। यही ग्रंथ आगे चलकर लेस फिलोसफीज बना। हमें उम्मीद है कि आपको ये नास्तिदमस की स्टोरी पसंद आई होगी। नास्तिदमस ने अपने जीवन काल से लेकर और भविष्य तक मतलब अपने ध्यान और अध्ययन के माध्यम से अपने विचारों और अपने जो आध्यात्मिक चेतना के स्तर थे उन्हें खोलने की कोशिश की। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि ये तांत्रिक चीज़ें थी या उन्होंने समाज में रहा, भले उन पर कितनी विपत्तियां आई, उनके मतलब प्लेग के महामारी में उनके अपने घर छूट गए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कि मतलब समाज से विमुख नहीं हुए। उन्होंने समाज में रहकर समाज की सेवा करके उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। उन्होंने उन्होंने संकेत और उन्होंने भविष्यवाणी करने से पहले ये नहीं कहा कि मैं भविष्यवक्ता हूँ। उन्होंने पैटर्न को समझा, उन्होंने स्थितियों का अनुमान लगाया, फिर जाकर उन्होंने मतलब भविष्य या जो भी चीज़ें करनी थी संकेतों को बताया। हमें उम्मीद है कि नास्तिदमस की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चलिए